नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर सामान्य हिंदी क्लासेज। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से संबंधित उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के साथ यूपीएससी, पीसीएस, नेट, स्लेट, टेट तथा अन्य सभी राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। नमस्कार। सामान्य हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी सीरीज के अंतर्गत हमने वर्णमाला से संबंधित सभी क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज से हम वर्तनी सीरीज की शुरुआत करेंगे। वर्तनी सीरीज में सबसे पहले आज हम लेकर के आए हैं 3 कॉन्सेप्ट्स को। एक तो अनुस्वार, अनुनासिक चिन्ह और अनुनासिक व्यंजन। आज की क्लास में हम समझेंगे कि अनुस्वार, अनुनासिक चिन्ह और अनुनासिक व्यंजन, इन तीनों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में कौन सा वर्ण की परिभाषा में आता है, कौन सा वर्ण की परिभाषा में नहीं आता है, अगर कोई इन तीनों में से वर्ण कहलाता है तो क्यों कहलाता है और जो नहीं कहलाता है वो क्यों नहीं कहलाता है, हिंदी भाषा के लेखन में इन तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, प्रयोग संबंधी अंतर क्या है, इनके उच्चारण में क्या अंतर है, इन सब तमाम बातों को हम अलग अलग करके आइए सबसे पहले हम अनुस्वार को समझते हैं। अनुस्वार को हिंदी में एक शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के माध्यम से दर्शाते हैं, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है शिरोबिंदु। अनुस्वार का एक दूसरा नाम है शिरोबिंदु। वर्णमाला सीरीज में हमने बताया था कि अनुस्वार को न तो स्वर में रखा गया है न व्यंजन में रखा गया है, इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब हमने बताया था जिसको कि अ के साथ जोड़ करके वर्णमाला में दर्शाया जाए उसको कहते हैं अयोगवाह। तो अ के साथ ही हमेशा अनुस्वार को दर्शाते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। जैसे अ लिखते हैं और अ के ऊपर ही अनुस्वार को दर्शाया जाता है। इसी तरह एक दूसरा वर्ण भी है, अ के साथ विसर्ग को भी दर्शाया जाता है। तो ये विसर्ग और अनुस्वार दोनों न तो स्वर की कैटेगरी में आते हैं न तो व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। इनको अ के साथ दर्शाया तो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल अ स्वर के साथ ही ये प्रयोग किए जा सकते हैं, ये किसी भी स्वर के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। अह की चर्चा इस क्लास में हम नहीं करेंगे, ये पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब हमने बताया कि इसको अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में लिखते समय, दर्शाते समय इसको हमेशा अ के साथ ही दर्शाते हैं, इसलिए अयोगवाह कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल अ के साथ ही अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है, ये किसी भी स्वर के साथ हो सकता है। जैसे ऊ के ऊपर इसका प्रयोग हो जाएगा तो उंग बोलेंगे, आ के साथ इसका प्रयोग होगा तो आंग बोलेंगे, ए के साथ इसका प्रयोग होगा तो एंग बोलेंगे। लेकिन जब भी अनुस्वार का प्रयोग होता है तो स्वर के साथ ही होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, व्यंजनों के साथ भी होता है। जैसे कंकड़, अब कंकड़ में क के ऊपर लगा हुआ है, तो कंकड़ में क के ऊपर लगा है, अगर हम बाकी को मिटा दें तो आप देखिए ये जो क है ये स्वर युक्त व्यंजन है। इस क को जब अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, इस तरह से आधा क मिलेगा प्लस अ मिलेगा, और इस अ के ऊपर वास्तव में ये अनुस्वार है। इसका मतलब है कि इस क के ऊपर ये दिख तो रहा है कि व्यंजन के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये व्यंजन के ऊपर नहीं है। इस क में जो अ है, इस अ के ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है। कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि कोई आधा क है और उसके ऊपर अनुस्वार लगा हो, ऐसा नहीं देखा होगा। जैसे कोई भी हम क व्यंजन को किसी भी शब्द के बीच में अगर स्वर रहित रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पक्का, पक्का लिखते हैं तो ये बीच में आधा क ऐसे आता है। अब ऐसा नहीं होगा कि इस आधे क के ऊपर कभी अनुस्वार देखा हो। जब भी हम क ऐसे लिखते हैं या क को हलंत के रूप में लिखते हैं तो इस आधे क जिसको बोलते हैं, आधा क जिसको बोलते हैं, यानी स्वर रहित क बोलते हैं, उसके ऊपर कभी अनुस्वार का प्रयोग नहीं देखा होगा आपने।
आप जब भी देखेंगे इसको अनुस्वार का प्रयोग तो स्वर युक्त व्यंजन पर ही देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं वो दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक तो स्वर के साथ और एक आधे व्यंजन के रूप में, या आधे, जिसको आधा व्यंजन बोलते हैं, आधा क आधा ख आधा गो बोलते हैं। वास्तव में वो आधा नहीं है, वो प्योर व्यंजन है या स्वर रहित व्यंजन है। तो कभी भी स्वर रहित व्यंजन के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग आपने नहीं देखा होगा। हमेशा जब भी होगा तो स्वर युक्त व्यंजन के साथ होगा, चाहे की के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है, कु के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है, इसी तरह से खी के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है। यानी हमेशा जब व्यंजन में कोई स्वर जुड़ा होगा तभी उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा। जब भी व्यंजन इस तरह से आधा होगा, इस तरह से आधा होगा, ऐसे आधा होगा, इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अनुस्वार का प्रयोग विशुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन के साथ नहीं होता है, जब भी होगा तो स्वर के साथ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ ही होता है। अब आइए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या अनुस्वार जो है केवल एक चिन्ह है इस तरह से, या कोई वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा हमने बताई है दो चीजें। एक तो भाषा में प्रयुक्त होने वाली वे सबसे छोटी ध्वनियां जिसके और टुकड़े न किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। साथ में उन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन चिन्हों को भी वर्ण कहते हैं। तो ये एक चिन्ह तो आपको नजर आ रहा है, शिरोरेखा, इसके ऊपर एक बिंदु है, इसको शिरो बिंदु कहते हैं। तो एक चिन्ह तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये अलग से ध्वनि है? क्योंकि सबसे छोटी ध्वनि होगी तभी इसको वर्ण कहेंगे। तो क्या ये ध्वनि है? तो जी हाँ, निश्चित रूप से ये ध्वनि है। हालांकि इस ध्वनि का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसका उच्चारण तभी किया जा सकता है जब ये किसी न किसी स्वर के साथ आए। जैसे अ के साथ अगर आएगा ये, तभी इसका उच्चारण संभव है। केवल ऐसे अगर है तो इसका उच्चारण संभव नहीं है। जब ये अ के साथ आएगा तो अंग बोलेंगे, आ के साथ आएगा तो इसको आंग बोलेंगे, ऊ के साथ आएगा तो उंग बोलेंगे, क के साथ अगर ये आएगा तो कंग बोलेंगे। लेकिन इसमें भी अ लगा हुआ, इस कंग में भी आधा क और अ इसके साथ ये लगा हुआ है, कंग लगा हुआ है। तो इस तरह से हमेशा जब भी आएगा तो स्वर के सहयोग से ही इसका उच्चारण होगा। लेकिन स्वर के सहयोग से इसका उच्चारण जब हम कर रहे हैं तब भी इसकी एक स्वतंत्र पहचान संभव है। तो ध्वनि का मतलब यह है कि भले ही वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो या न हो, लेकिन अगर उसको सुन करके पहचान पाना, अलग पहचान उसकी मालूम कर पाना संभव है तो वो ध्वनि है। कैसे है? अब आप अंग का उच्चारण कीजिए, अंग, अंग, दो ध्वनियां इसमें आपको सुनाई दे रही है, अंग, अंग। एक बार इस अ की ध्वनि सुनाई दे रही है और अगले बार नासिका का जो प्रयोग कर रहे हैं वास्तव में वही जो है इस अनुस्वार की ध्वनि है। तो ठीक वैसे ही जैसे व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इनकी पहचान की जा सकती है, सुन करके इनके साउंड को पहचाना जा सकता है। तो इसका मतलब ये व्यंजन क्या है? ध्वनि है, और वर्ण की परिभाषा में ये काउंट होंगे। ठीक वैसे ही अनुस्वार का हम बिना स्वर की सहायता से प्रयोग नहीं कर सकते, फिर भी जब ये स्वरों के साथ उच्चारण किए जाते हैं तो इनके साउंड को हम सुन करके पहचान सकते हैं। करके देखिए, इस क का उच्चारण हम नहीं कर सकते। जब भी हम उच्चारण करेंगे तो इसके साथ अ ध्वनि आ जाएगी। जैसे क, जब हम क बोल रहे हैं तो लास्ट में हमको अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन इस अ ध्वनि से ठीक पहले एक अ से अलग ध्वनि सुनाई दे रही है। वो जो अलग ध्वनि सुनाई दे रही है वही ये हलंत वाला क ध्वनि है। हालांकि बिना इस अ के सहारे हम इसको नहीं बोल सकते। जब भी चाहे जितना भी झटके से बोलेंगे, क जितना झटके से बोलेंगे तब भी अ उसमें आ जाएगा। तो बिना इस अ के हम इसका उच्चारण तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हम सुन करके पहचान पा रहे हैं कि इस अ के पहले एक अलग साउंड सुनाई दे रही है और वही वो साउंड जो है क की है। ठीक वैसे ये अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं तो अंग, अ के साथ उच्चारण कर रहे हैं तो अंग, अ की ध्वनि सुनाई दे रही है इसकी, उसके बाद एक अलग ध्वनि सुनाई दे रही है जो अनुस्वार है। आंग बोलते हैं तो आ की ध्वनि पहले सुनाई देती है, फिर आंग, आंग, आंग।
तो आ की ध्वनि के बाद एक अनुस्वार की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो यानी हम सुन करके दोनों साउंड में भेद कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि आ तो वर्ण है ही है, उसके बाद जो अगली साउंड जिसकी हम पहचान कर पा रहे हैं, जिसकी अलग आइडेंटिटी है, वो भी क्या है, वर्ण है। तो इस तरह से अनुस्वार क्या है, ये एक वर्ण है। अब अगर वर्ण है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? वर्ण तो दो तरह के हिंदी वर्णमाला में बताया गया, स्वर या व्यंजन। तो स्वर में रखेंगे या व्यंजन में रखेंगे? तो ये हम बता चुके हैं पहले वर्णमाला के क्रम में कि अंग और अह, यानी जिसको अनुस्वार कहते हैं वो, और विसर्ग, ये स्वर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर वे उच्चारण होते हैं, वे ध्वनियां होती हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, जब भी होगा तो किसी न किसी स्वर के साथ ही इनका उच्चारण होगा, इसलिए इनको स्वर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो फिर व्यंजन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा रहा है। और व्यंजन की तो यही परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए उन्हीं को व्यंजन कहते हैं। फिर इनको व्यंजन की कैटेगरी में क्यों नहीं रखे, इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं? तो थोड़ा सा व्यंजन अन्य व्यंजनों में और इस व्यंजन में भिन्न है। इतना समझिए कि मूलतः परिभाषा के अनुसार ये व्यंजन ही है। ये जो अनुस्वार हैं ये कौन से वर्ण हैं? ये व्यंजन वर्ण ही है मूलतः। फिर भी व्यंजन से इनको बाहर क्यों किया गया? क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में स्वर की सहायता बाद में ली जाती है। अब इस क व्यंजन का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते जब तक कि इनके साथ की कोई न कोई स्वर न आए। जैसे ये अ आएगा तो क, तभी इसको हम क के रूप में बोल पाएंगे। अगर इस क के साथ ई आएगा तभी हम इसको की के रूप में बोल पाएंगे। केवल इस क का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन यहां आप देखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर का साउंड हमेशा बाद में सुनाई देगा, की, तो हम यहाँ क के उच्चारण में जब ई साउंड बोल रहे हैं वो बाद में सुनाई दे रहा है। क का उच्चारण हम कर रहे हैं तो इसकी ये अ के सहयोग से कर रहे हैं, लेकिन अ का साउंड इस क ध्वनि के बाद सुनाई दे रहा है। जबकि अनुस्वार में इसके थोड़ा उल्टा है। इसमें क्या होता है, जब अंग बोल रहे हैं तो अ की साउंड यानी स्वर की साउंड पहले सुनाई दे रही है और खुद जो इस अनुस्वार की जो साउंड है वो बाद में सुनाई दे रही है। इसी तरह आंग बोल रहे हैं तो आ स्वर की साउंड पहले आ जा रही है और अनुस्वार की साउंड बाद में आ रही है। तो यहाँ स्वरों के सहयोग से अनुस्वार का भी उच्चारण हो रहा है, लेकिन स्वर का सहयोग पहले ले लिया जा रहा है, स्वर की साउंड पहले आ जा रही है। जबकि अन्य जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण में पहले व्यंजन की ध्वनि सुनाई देती है, उसके बाद सहयोगी स्वर का उच्चारण सुनाई देता है। तो इसलिए जो है इनको अन्य व्यंजनों की कैटेगरी से थोड़ा अलग माना गया। हालांकि ये भी स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किए जा रहे हैं, ये अनुस्वार भी, तो ये भी व्यंजन की कैटेगरी में आने चाहिए, पर सहयोग लेने का जो तरीका है वो थोड़ा भिन्न है, इसलिए इनको अलग नाम दिया गया अयोगवाह। तो ये स्पष्ट हो गया कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार केवल चिन्ह नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक वर्ण भी है। और वर्ण क्या है, ये मूलतः व्यंजन वर्ण है, लेकिन व्यंजनों अन्य व्यंजनों की जो प्रवृत्ति है उससे थोड़ा भिन्न है, इसलिए इनको व्यंजन की कैटेगरी से अलग कर दिया गया और इनको अयोगवाह कहा गया। क्यों अयोगवाह कहा गया? क्योंकि अ के साथ ही इनको वर्णमाला में हम दर्शाते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया। इनका प्रयोग हमने देख लिया। इनका प्रयोग कहाँ होगा? प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होगा। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होगा, चाहे ये अ के ऊपर आए या आ के ऊपर आए या ई के ऊपर आए, किसी भी स्वर के साथ इनका प्रयोग हो सकता है। अगर व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नजर आ रहा है तो निश्चित रूप से उस व्यंजन में भी स्वर जुड़ा होगा, यानी स्वर युक्त व्यंजन के साथ, स्वर युक्त व्यंजन के साथ, जैसे कंग, इसी तरह से किंग, प के ऊपर पंग, च के ऊपर चंग, यानी जो भी व्यंजन होंगे उन व्यंजनों के साथ कोई न कोई स्वर लगा रहेगा तभी उसके ऊपर ये प्रयोग होगा। इसका उच्चारण हम समझ गए, ये वर्ण है या नहीं है इसको समझ गए, कैसे इसका हिंदी में प्रयोग होता है इसको समझ गए। अब आइए देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक चिन्ह को शिरोरेखा के ऊपर
अर्ध चंद्र बना करके और उसके ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। तो इसीलिए अनुनासिक चिन्ह को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अर्ध अनुनासिक चिन्ह को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र, इसका अनुनासिक चिन्ह का एक नाम है चंद्र बिंदु। अब यहां देखिए, यहां पर अनुनासिक के साथ चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्या ये वर्ण है? अनुनासिक चिन्ह क्या वर्ण है? तो वर्ण की परिभाषा में हमने पढ़ा कि वो सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके। लेकिन टुकड़े न किए जा सके इसका मतलब ये नहीं कि उच्चारण के समय उसकी पहचान भी न की जा सके। एटलीस्ट ध्वनि तो हम तभी मानेंगे जब कान से सुन करके उसको पहचाना जा सके, उसकी अलग आइडेंटिटी को जाना जा सके, तभी तो हम ध्वनि कहेंगे। ये जिसके ऊपर भी लगेगा, जिस वर्ण के ऊपर भी प्रयोग होगा, जब उस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इस ध्वनि की अलग से कोई आइडेंटिटी हमें सुनाई नहीं देती है। अगर केवल ऐसे लिखा है तब तो इसका उच्चारण हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर किसी अन्य वर्ण के साथ भी इसका प्रयोग होता है तब भी इसकी अलग से ध्वनि मूलक आइडेंटिटी या ध्वनि मूलक पहचान हमें सुनाई नहीं पड़ती है। उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जानिए इसका प्रयोग किसके साथ होगा, स्वर के साथ या व्यंजन के साथ। तो इसका भी जो प्रयोग होता है वो हमेशा स्वर के साथ ही होगा। जैसे अ के साथ ही जब इसका प्रयोग होगा चंद्रबिंदु का तो इसको बोलेंगे आ के साथ इसका प्रयोग होगा तो बोलेंगे आ। और क्या होगा? अगर व्यंजन के साथ कहीं आपको प्रयोग दिखता भी है तो वो स्वर युक्त व्यंजन के साथ होगा। जैसे स्वर युक्त व्यंजन के साथ, जैसे क के ऊपर इसका प्रयोग हो सकता है क बोलेंगे, ठीक है। च के ऊपर इसका प्रयोग होगा च बोलेंगे, या आ के ऊपर प्रयोग होगा तो च बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आपने इस आधा क के ऊपर चंद्रबिंदु देखा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी तरह से आधा च के ऊपर कभी आपने चंद्रबिंदु नहीं देखा होगा। जब भी स्वर रहित व्यंजन होगा, जिसको प्योर व्यंजन बोलते हैं या जिसको आप आधा क आधा ख बोलते हैं, उसके ऊपर कभी चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जब भी होगा तो इस क के ऊपर होगा, इस तरह से चा के ऊपर होगा, यानी इस क में अ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इस च में ऑलरेडी आ जुड़ा हुआ है, यानी स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर ही चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा या तो स्वर के साथ प्रयोग होगा। इसलिए इसको कह सकते हैं कि इस चंद्रबिंदु का भी प्रयोग हमेशा स्वर के साथ ही होगा। अब ये तो प्रयोग हो गया, इसका उच्चारण देख लीजिए। उच्चारण जब हम करते हैं, जैसे इस आ के साथ इसका चंद्रबिंदु का उच्चारण करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? इसको बोल करके देखिए। आप इसको बोलेंगे आ। अब जब आ बोल रहे हैं तो इस आ का जो साउंड है ये अपने आप में समाप्त हो जा रहा है। आ की साउंड नहीं सुनाई दे रही है आ, और न तो अलग से कोई साउंड सुनाई दे रही है चंद्रबिंदु की, एक ही साउंड सुनाई दे रही है। आ बोल रहे हैं तो सिंगल साउंड हमें सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आ की जो ओरिजिनल साउंड थी, इस आ की ओरिजिनल साउंड है, ये जो चंद्रबिंदु है इस आ की ओरिजिनल साउंड को ही रूपांतरित कर दे रहा है, अपनी अलग पहचान नहीं बना रहा है। दोनों में अंतर उच्चारण करके देखिए। ये हो गया आंग और ये हो गया आ। एक पर अनुस्वार लगा हुआ, इसको कैसे बोलेंगे? आंग 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 आंग। आ की साउंड पहले सुनाई देगी, फिर इस अनुस्वार की साउंड सुनाई देगी। जब इसको बोलेंगे आ तो दो अलग अलग साउंड की आइडेंटिटी हमें नहीं मालूम पड़ रही, दोनों की अलग अलग पहचान नहीं मालूम पड़ रही है। इसका मतलब कि यहां साउंड तो एक ही है। अब चाहे इसकी साउंड कहें चाहे इसकी साउंड कहें, साउंड तो एक ही सुनाई दे रही। इन दोनों को मिला करके ये जो चंद्रबिंदु है इसकी और जो आ है, इन दोनों को मिला करके जो साउंड बन रहा है वो एक सिंगल साउंड बन रहा है। अब वो साउंड किसकी है? इस आ की है या इसकी है? तो आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि ये जो आ है इसकी तो अलग से साउंड अपनी है ही है, इसकी अलग से कोई साउंड नहीं है। और जब ये दोनों, ये आ इसके ऊपर जब लग जा रहा है तब भी जो साउंड बन रही है वो सिंगल ही साउंड, एक ही साउंड बन रहा है। इसका मतलब है कि ये काम क्या कर रहा है, ये चंद्रबिंदु काम क्या कर रहा है?
ये चंद्र बिंदु सिर्फ इस आ की जो मूल साउंड है उस साउंड को मॉडिफाई कर रहा है, उस साउंड में थोड़ा सा परिवर्तन ला रहा है, विकार उत्पन्न कर रहा है। इसकी अपनी ध्वनि मूलक आइडेंटिटी नहीं है, और जब अपनी ध्वनि मूलक आइडेंटिटी नहीं है, अपनी ध्वनि मूलक पहचान नहीं है इसकी, तो इसको वर्ण नहीं कहेंगे। ये केवल एक चिन्ह है जो स्वरों के साथ प्रयोग होता है, और स्वर का जो मूल उच्चारण है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ला देता है, सिर्फ इतना सा इसका काम है। तो अब ये आप समझ गए कि ये जो अनुनासिक चिन्ह है, इसीलिए इसको चिन्ह कहते हैं, इसको वर्ण नहीं कहते। ये अनुनासिक क्या है? वर्ण नहीं है, एक चिन्ह है जिसका प्रयोग स्वरों के सहायता से, जिसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, या तो स्वर युक्त व्यंजन के साथ होता है, और जिस स्वर के साथ इसका प्रयोग होता है उस स्वर की ध्वनि में थोड़ा सा परिवर्तन लाता है। और वो परिवर्तन क्या है कि उस स्वर का जो मूल उच्चारण है उसके साथ साथ उस उच्चारण में नासिका का प्रयोग भी जुड़ जाता है। इसीलिए इसको स्वरों का ध्वनि मूलक अभिलक्षण कहते हैं, या स्वरों का ध्वनि विकार कहते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं? ये जो चंद्र बिंदु है इसको स्वर का ध्वनि विकार कहते हैं, या स्वर का ध्वनि अभिलक्षण कहते हैं। ध्वनि अभिलक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए, चंद्र बिंदु के आधार पर देखा जाए तो स्वरों के दो प्रकार हो गए। एक तो बिना चंद्र बिंदु का स्वर, इसका उच्चारण होगा आ, और दूसरा चंद्र बिंदु के साथ, इसका उच्चारण होगा आ। एक तो बिना चंद्र बिंदु के ई, और एक है चंद्र बिंदु के साथ, इसका उच्चारण होगा तो क्या होगा? ई, आ। लेकिन दोनों, इसके उच्चारण में भी एक ही साउंड है, इसके उच्चारण में भी एक ही साउंड है। तो ये आ की मूल ध्वनि है, जब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो इस आ की जो मूल ध्वनि है उसमें थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो गया। इसी तरह ई की भी एक सिंगल साउंड है ई, और जब इसको बोल रहे हैं ई, वहां पर भी एक ही साउंड है, अलग अलग ध्वनि मूलक पहचान, हमें दो पहचान नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये भी एक ही साउंड है, यानी इस ई के मूल उच्चारण में इस चंद्र बिंदु ने थोड़ा सा विकार उत्पन्न कर दिया। क्या विकार उत्पन्न हो रहा है उसको देखिए। इसका उच्चारण, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ा चुके हैं, और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो कंठ से जो उच्चारण हो रहा था, अब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो इसका उच्चारण कंठ और नासिका दोनों के सहयोग से होगा। आ जब बोल रहे हैं तो कंठ और नासिका इन दोनों का प्रयोग हो रहा है। एक, हालांकि साउंड एक ही आ रही है, लेकिन वो साउंड कंठ और नासिका दोनों के सहयोग से आ रही है। इसी तरह ई का उच्चारण स्थान है तालु से ई का उच्चारण होता है, लेकिन जब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो इसका उच्चारण हो रहा ई। अब ई में तालु और नासिका दोनों का प्रयोग एक साथ हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जिसके साथ ये चंद्र बिंदु लग जाता है उसके मूल उच्चारण में नासिका का सहयोग भी जुड़ जाता है, तब उसको अनुनासिक ध्वनि कहने लगते हैं। अब ये मूल आ है, ये अनुनासिक आ है, ये मूल ई है, ये अनुनासिक ई है। सिर्फ इतना अंतर आया। अब आप अनुनासिक चिन्ह के बारे में समझ गए। ये वर्ण नहीं है। क्यों वर्ण नहीं है ये हमने बता दिया, क्योंकि इसकी स्वतंत्र ध्वनि मूलक पहचान नहीं है, और इसका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होगा, या तो स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर होगा, यानी ऐसा व्यंजन जिसके साथ कोई न कोई स्वर लगा होगा उसके साथ होगा। ये हमेशा स्वर की उच्चारण को क्या करता है? नासिक के बना देता है, यानी उसमें नासिका का सहयोग जोड़ देता है। ये अनुनासिक चिन्ह हो गया। अब आइए देखते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन जो है ये वर्ण है। क्यों वर्ण है? क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र ध्वनि मूलक पहचान है। कौन कौन से अनुनासिक व्यंजन होते हैं? तो जितने वर्गीय व्यंजन हैं, क, च, ट, त, प, ये सभी के पांचवें वर्ण जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये पहले बता चुके हैं। कौन कौन से हैं ये? ङ, ञ, ण, न, म। इनके साथ हलंत लगेगा तभी ये व्यंजन होंगे। इन सभी के साथ हलंत लगेगा तब ये व्यंजन होंगे। अगर हलंत नहीं होगा तो ये स्वर युक्त व्यंजन कहलाएंगे।
ठीक है, प्योर व्यंजन नहीं कहलाएंगे। तो ये ङ, य, ण, न, म ये क्या है, ये तो स्पष्ट रूप से आप जानते हैं, ये व्यंजनों में इनकी काउंटिंग होती है। क्यों व्यंजन है? क्योंकि इनका स्वरों के सहयोग से ही इनका उच्चारण होता है। जब तक स्वर इसके साथ नहीं लगता तब तक इसका उच्चारण नहीं कर सकते। ये वर्ण है या नहीं है? तो वर्ण बिल्कुल है, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो इनकी स्वतंत्र पहचान होती है। जैसे हम म बोल रहे हैं, इसमें बेशक म बोलते समय लास्ट में अ ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, लेकिन अ ध्वनि सुनाई देने के पहले एक अ से अलग ध्वनि सुनाई भी दे रही है। म अ ध्वनि से पहले एक अलग भी ध्वनि सुनाई दे रही है, और वो ध्वनि क्या है? वो वास्तव में ये ध्वनि है। हालांकि हम केवल इसका उच्चारण हम अलग से नहीं कर सकते जब तक कि ये सहयोग में नहीं आएगा। फिर भी हम इसको सुन करके पहचान सकते हैं कि कोई ऐसी ध्वनि है जो अ से अलग है और अ के पहले सुनाई दे रही है जब हम म बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी अलग अपनी ध्वनि मूलक आइडेंटिटी है। जब अलग ध्वनि मूलक आइडेंटिटी है तो ये वर्ण की परिभाषा में आएगा, और क्योंकि स्वर की सहायता से इस ध्वनि को उच्चारित किया जा रहा है तो ये व्यंजन वर्ण कहलाएगा। तो ये कन्फर्म है कि ये व्यंजन वर्ण है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है? इनका प्रयोग देखिए, इन सभी का अलग अलग भी उच्चारण है। ये ङ है, ये जब अ के साथ लगेगा तो इसका उच्चारण ङ बोलेंगे। ये य है, इसके साथ जब अ लग जाएगा, एक एक देख लीजिए आप, इसके साथ अ लग जाएगा तो इसका उच्चारण होगा ङ। कुछ लोग बोलते हैं अंग, अंग उच्चारण नहीं है, ङ। ये क वर्ग का वर्ण है, तो क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, और साथ में अनुनासिक वर्ण भी है, इसलिए इसको नासिका से भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे ङ। और ये इसके साथ अ लग जाएगा तो इसका उच्चारण क्या बोलेंगे? य, य। इसके साथ अ लग जाएगा तो क्या बोलेंगे? ण। इसके साथ अ लग जाएगा तो इसको बोलेंगे न। इसके साथ अ लग जाएगा तो इसको बोलेंगे म। इन सभी के उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है। इतना आप समझिए, अनुनासिक का मतलब ही होता है ऐसी ध्वनि जिसका प्रयोग अन्य मुख अवयवों के साथ साथ नासिका के साथ होता है, यानी जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों को मिला करके होता है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। अनुस्वार का उच्चारण केवल विशुद्ध रूप से नासिका से होता है, इसमें मुख अवयवों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जब हम अंग बोलेंगे तो अ का उच्चारण स्थान तो कंठ है, अ बोलेंगे पहले, उसके बाद यानी इस अ का उच्चारण कंठ से होगा और इस अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होगा, प्योरली नासिका से होगा। इसमें मुख अवयवों का सहयोग नहीं लिया जाएगा। लेकिन अनुनासिक का उच्चारण जो होगा वो मुख अवयव प्लस नासिका दोनों से मिलाकर होगा, चाहे अनुनासिक चिन्ह हो चाहे अनुनासिक व्यंजन हो। ये अनुनासिक चिन्ह अ के साथ लगेगा तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसके ऊपर जब ये लग गया, चंद्र बिंदु लग गया, तो अब इस अ का उच्चारण स्थान कंठ नासिका हो गया। इसी तरह से ऊ का उच्चारण स्थान होठ है, लेकिन जब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो अब इस ऊ का उच्चारण स्थान जो है कंठ होष्ट नासिका होगा, होठ और नासिका दोनों से इसका उच्चारण होगा। इसी तरह से च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, लेकिन इसके साथ जब ये चंद्र बिंदु लग गया तो च बोलेंगे, तो इसके बाद ये तालु और नासिका दोनों से हो गया। यानी जिनके साथ चंद्र बिंदु लगेगा उसका जो मूल उच्चारण स्थान है उसके साथ साथ नासिका का भी सहयोग उसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है अनुनासिक के उच्चारण में, चाहे अनुनासिक चिन्ह हो या अनुनासिक व्यंजन हो। तो ये समझ गए, ये व्यंजन है, इनका उच्चारण क्या होगा? ये क वर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। तो अब ये जो क वर्ग के जो ये लास्ट वर्ण है यानी अनुनासिक है, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ नासिका। कंठ नासिका यानी कंठ और नासिका दोनों के सहयोग से इनका उच्चारण होगा। इसी तरह ये च वर्ग का वर्ण है, च वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका सबका उच्चारण स्थान तालु होता है, और ये अनुनासिक वर्ण है तो इसका उच्चारण क्या होगा? तालु नासिका, तालु और नासिका, इस तरह से इसका उच्चारण होगा। ये ट वर्ग का वर्ण है तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण है सबका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो इस ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा और नासिका, मूर्धा नासिका। इस तरह से ये त वर्ग का है, त वर्ग के जितने भी ये वर्ण है वो सबका उच्चारण स्थान दांत से होता है, और ये अनुनासिक व्यंजन है तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत नासिका, दंत नासिका।
इसी तरह से प फ ब भ म प वर्ग का ये वर्ण है और प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण होष्ठ है। तो इस प वर्ग के अनुनासिक वर्ण यानी पंचम वर्ण का उच्चारण होगा होष्ठ नासिका, ओष्ठ नासिका, ये इसका उच्चारण स्थान हो गया। इसका प्रयोग कैसे होता है? क्योंकि ये व्यंजन है तो इसका स्वर युक्त रूप में भी प्रयोग होगा और स्वर रहित रूप में भी प्रयोग होगा। जैसे हम लिखते हैं कमल, कमल में यहाँ मौ क्या है? स्वर युक्त रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम करेंगे म्यान, म्यान, म्यान में क्या हो रहा है? ये स्वर रहित रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी आधा मौ के रूप में भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रयोग तो इसके होते ही हैं इनके। एक तीसरा भी प्रयोग होता है, जैसे संपर्क, संपर्क में भी ये मौ आधा मौ है, लेकिन इसको कई बार हम लिखते हैं ऐसे संपर्क, यानी ये जो मौ है ये अनुनासिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अनुनासिक व्यंजन है इनका प्रयोग जो है तीन तरह से होता है। एक तो स्वर युक्त व्यंजन के रूप में, दूसरा स्वर रहित व्यंजन के रूप में, और तीसरा ये ये अनुस्वार के रूप में। तीसरा जो प्रयोग है वो अनुस्वार के रूप में होगा। और जब ये स्वर युक्त व्यंजन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं या स्वर रहित व्यंजन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तब इनका उच्चारण जो है मुख नासिका यानी मुख अवयव और साथ में नासिका दोनों से होगा। लेकिन यही जब अनुस्वार में बदल जाते हैं तब इनका उच्चारण प्योरली नासिका से होता है। तो इस तरह से तीन रूप इनके प्रयोग हो गए। अब ये कब कब ये जो अनुनासिक व्यंजन है ये किन किन हालात में अनुस्वार में बदलते हैं, ये जब अनुस्वार के प्रयोग के नियम बताएंगे उस समय हम बताएंगे। लेकिन ये इतना ध्यान में रखिए कि तीन अलग अलग रूपों में इन अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग होता है, स्वर युक्त, स्वर रहित और अनुस्वार। और भी ऊंचे उदाहरण देख लीजिए, जैसे पंकज, पंकज ऐसे भी लिखते थे और ऐसे भी अब लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ ये जो म है अनुनासिक व्यंजन, वही चीज यहाँ पर क्या हो गया? अनुस्वार के रूप में आ गया। इसका मतलब जितने भी ये अनुनासिक व्यंजन हैं ये कुछ खास परिस्थितियों में अनुस्वार में तब्दील हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक चिन्ह क्या है और अनुनासिक व्यंजन क्या है। अनुनासिक व्यंजन और अनुनासिक चिन्ह, इन दोनों में स्पष्ट अंतर आपको पता चल गया। अनुनासिक व्यंजन जो है वो व्यंजन वर्ण की कैटेगरी में आते हैं, जबकि ये न तो व्यंजन है और न वर्ण है, ये बल्कि सिर्फ एक चिन्ह है। और इस चिन्ह का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ ही होगा, चाहे वो प्योर स्वर के साथ हो, चाहे व्यंजन के साथ आए हुए स्वर के साथ हो। और जिस स्वर के साथ ही आएगा उसकी मूल ध्वनि को नासिक के बना देता है, उसमें नासिका का सहयोग जोड़ देता है। इसलिए इसको स्वरों का ध्वनि अभिलक्षण कहते हैं या स्वरों का ध्वनि विकार कहते हैं। तो ये अनुनासिक क्या है? वर्ण न होकर के स्वरों का ध्वनि विकार है या स्वरों का ध्वनि अभिलक्षण है, और इसको केवल एक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। इसकी अपने आप में कोई स्वतंत्र ध्वनि या स्वतंत्र ध्वनि मूलक पहचान नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक चिन्ह और अनुनासिक व्यंजन में। आगे हम पढ़ाएंगे अनुस्वार के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, किस रूप में होते हैं, उनके प्रयोग संबंधी कितने नियम हैं, और सारे नियमों को रटने की अपेक्षा कैसे आप एक ही नियम से सभी नियमों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।